तो देश भर की जंग कोरोना के खिलाफ जारी है और तमाम एहतियाती कदम लोग ले रहे हैं। और आज आपको बता दें कि कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं 25,000 के पार चले गए हैं। फिर भी ऐसा मौका है, हम सबके जहन में सवाल गूंजते हैं कि किस तरह से इससे मुकाबला किया जाए। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। सर, आज 25,000 के करीब हमारे संक्रमित पहुंच रहे हैं हमारे देश में और आज ही गृह मंत्रालय का ये आदेश आया है कि कुछ ढिलाई अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो हॉटस्पॉट्स नहीं है, कंटेनमेंट जोन नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं एज अ डॉक्टर इस कदम को? मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारा कर्व है वो फ्लैटेंड है। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेस ऑफ डबलिंग है वो स्लो है। 8 से 10 दिन हो गई है और इसलिए हम उस स्थिति पे हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि हम रिलेटिवली सेफ हैं अगर हम बाहर वाले देशों के मुकाबले में अपने कंपैरिजन करें। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि केसेस की एकदम स्पाइक ना हो, ज़्यादा केसेस ना हो। इसलिए जहाँ जहाँ पे कंटेनमेंट एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे सख्ती रखने की ज़रूरत है, सख्ती रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो एरियाज है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि केसेस नहीं है या कुछ पिछले 2-3 हफ्ते या महीने में कम हो गए हैं, वहाँ पे हम थोड़ी ढील दे सकते हैं। क्योंकि ये समझना जरूरी भी है कि इससे जो आम आदमी है, तो लोअर सोशो इकोनॉमिक मजदूर है, जो डेली वेज करते हैं, उसकी इकोनॉमी में बेसिक वेजेस पे कितना, दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है। और ये बैलेंस जो है वो हमें उस तरह से करना है जिससे केसेस एकदम ना बढ़े। और इसके लिए सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड वॉशिंग हो, मास्क लगाना हो। इसके चाहे हम कंटेनमेंट में हो, चाहे हम कोल्ड स्पॉट में हो, चाहे लॉकडाउन थोड़ा उठ जाए, ये सारी चीज़ें हमें अगले कई दिनों के लिए करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे, अपने सवालात आपसे पूछना चाहेंगे। पहला कॉलर मुझे बताया जा रहा है प्रवीण साहनी है दिल्ली से। जी प्रवीण, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी मेरी हार्ट सर्जरी को 6 महीने हो गए हैं साहब। मेरा वॉल भी चेंज हो चुका है। मैं डायबिटिक हूँ, बीपी भी हूँ और ये सब कंट्रोल में है। मेरी एज है 70 ईयर। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं अभी अपने शॉप पे जा सकता हूँ? मैं हार्ट पेशेंट अभी अपने आप को कंसीडर करूँ या मेरे को क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए? तो आपका सवाल बहुत ज़रूरी है समझना और बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक उस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम हाई रिस्क कहते हैं। आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है। और हम ये जो ग्लोबल डेटा है उससे ये साबित होता है कि इस टाइप के लोग जो हैं इनको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप शॉप पे जा रहे हैं और अगर ज़रूरी है जाना, तो आप पहले अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है कि कुछ दिन और ना जाएं, अपने आप को घर पे रखें तो सबसे बेटर रहेगा। लेकिन अगर जाना ज़रूरी है तो आप अपने हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें और ये देखें कि जहाँ जहाँ पे लोगों को कोई बाहर से आके टच कर सकता है तो उस एरिया की सफाई एंटीसेप्टिक से डेफिनेटली कराएं। कई लोगों ने कुछ हद तक पार्टीशन भी बना लिए हैं, जैसे आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का वो लगा लें, कर्टन लगा लें, जैसे हम बाथरूम में कर्टन लगाते हैं, शावर कर्टन है, या प्लास्टिक का शीट है, जिससे कुछ बैरियर बन सकता है, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस नए ज़माने में हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इन्फेक्शन को अपने पास ना आने। जी बहुत कारगर सुझाव है, किस तरह से एक प्लास्टिक की लेयर से अपने आप को आप बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं मोहम्मद साद, ये कानपुर से जुड़े हैं। जी साद, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर रैपिड टेस्ट किट जो है, एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट जो है सर, उससे क्या मतलब कि जो SARS-CoV-2 है हमारे बॉडी में सर एंटर कर चुकी है, इसके बारे में पता चल पाएगा या नहीं? तो हमें ये समझना चाहिए कि जो रैपिड टेस्ट किट है वो डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। रैपिड टेस्ट किट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक किट और इसलिए इसमें ये जो कई धारणा है कि इससे हम कोविड-19 डायग्नोज कर पाएंगे, वो सही नहीं है। रैपिड टेस्ट किट जो है वो ये देखता है कि आपकी बॉडी में
कोविड इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनी और कितनी बनी है। जब हमें किसी को भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं जो इस इन्फेक्शन को लड़ती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज हैं खून में भी होती है, इसलिए रैपिड टेस्ट हम ब्लड से कर सकते हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज जो हैं एक इंसान में हफ्ते 10 दिन में बन सकती हैं, कईयों में 2 हफ्ते में बन सकती हैं, कईयों में वो 3 हफ्ते भी लगा सकती हैं। तो ये जो रैपिड टेस्ट किट की पॉजिटिविटी है वो उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी एंटीबॉडीज कब बनी और टेस्ट कब किया गया। तो उसका डायग्नोसिस के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी एंटीबॉडीज 2-3 हफ्ते बाद बनी, तो 2-3 हफ्ते बाद डायग्नोसिस का तो कोई फायदा नहीं है। सर्वेलेंस के लिए भी कुछ हद तक ये यूजफुल हो सकते हैं कि कम्युनिटी में कितने लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं। लेकिन अभी ये जो टेस्ट किट्स हैं इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये कितनी यूजफुल है, क्योंकि ये किट्स जो हैं एक नए वायरस के लिए बनी हैं और जल्दी बनाई गई हैं, इसलिए उसकी इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। कई वायरल इन्फेक्शन जो हम रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है या जैसे मर्स कोरोना वायरस भी था, उसमें ये वाली रैपिड टेस्ट किट्स बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी कहना कि रैपिड टेस्ट इफेक्टिव है वो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब अगले कॉलर है विजय अग्रवाल हैदराबाद से। जी विजय, पूछिए अपना सवाल। सर, ये एसिम्टोमेटिक जो केस है ये एसिम्टोमेटिक है, ये सिम्टम्स इनमें 14 दिन में आएंगे, 28 दिन में आएंगे, ये सिम्टम्स आखिर उनमें आएंगे या बगैर सिम्टम्स के ये वायरस इनमें से खत्म हो जाएगा? एसिम्टोमेटिक का मतलब हुआ कि आपको कोई सिम्टम नहीं है। कई लोगों को जो सिम्टम होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनको लगता नहीं कि उनको कोरोना के या कोविड के सिम्टम है। आपको थोड़ा सा गले में खराश हुई, 99 लो ग्रेड फीवर हुआ, थोड़ा शरीर में दर्द हुई, आपने सोचा कि ये तो मौसम के कारण नहीं है, मैं एसी में सोता रहा तो इसलिए थोड़ा सा ये हरारत सी हो गई, और आपने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, और उस टाइम में आपको ये माइल्ड सा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। ये समझने की ज़रूरत है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इस टाइप की सिम्टम्स या कोई सिम्टम नहीं होंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं या माइल्ड सिम्टम हुए हैं और वो ठीक हो गए हैं, तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है नहीं। और अगर हम पूरा इसके जब बाद में आंकड़े देखेंगे कि कितने लोग एसिम्टोमेटिक थे, तो हम ये और उसका कैलकुलेट करेंगे कि मोर्टेलिटी कितनी है, तो अभी जो हम कह रहे हैं इतने लोग मरे, हम परसेंटेज वाइज तो उसकी मोर्टेलिटी और कम हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो बीमारी है ये अभी भी जो हम सोच रहे हैं उससे भी माइल्डर फॉर्म की और लेस सीरियस बीमारी। जी, और अच्छी बात यह है कि हमारे देश में रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। एक और कॉलर है तौसीफ अहमद, दिल्ली से उन्होंने फोन किया। सर जी पूछिए तौसीफ अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल है, किसी को कोरोना हुआ हो, अगर वो किसी को छू ले या हम उसको छू ले, तो क्या छूने वाले को भी कोरोना हो सकता है जबकि उसने ना खांसा हो और ना छींका हो? दूसरा सवाल है मैम, अगर किसी को कोरोना हो चुका हो तो वो ठीक है, बाद में ठीक हो जाता है, तो क्या उसको दोबारा हो सकता है? ठीक है, जवाब देने दीजिए डॉक्टर साहब को। जी जी सर, डॉक्टर गुलेरिया। दोनों अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर छूने से कोरोना हो सकता है कि नहीं। कोरोना जैसे हम कह रहे हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई खांसता है और वो किसी के क्लोज कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन खांसने से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कई चीज़ों पे, कई सर्फेसेस पे बैठ जाते हैं। वो टेबल भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, या कोई इंसान है जिसको कोविड-19 है और उसको नाक बह रहा है, वो अपना हाथ नाक पे लगाता है और नाक के जो सिक्रीशन है उसके हाथ में आ जाती हैं, और वो दरवाजे को टच करता है, किसी कुर्सी को टच करता है, तो वायरस जो है इन चीज़ों में आ जाता है और कई घंटे यहाँ पे जी सकता है। अगर किसी ने अपना हाथ उसी जगह पर लगाया तो वायरस उनके हाथ पे आ जाएगा, और अगर वही हाथ आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो वायरस आपके हाथों से, चेहरे से, और फिर वो आपके सांस की नाली में पहुंच जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप अपना हाथ रेगुलरली धोते रहें। घर से जब आप घर आएँ बाहर से तो हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। अगर आप अपनी हाथ अच्छी तरह से धोएंगे तो छूने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा सवाल इनका ये था कि अगर आपको एक दफ़ा कोरोना हो गया है तो आपको क्या फिर से हो सकता है या नहीं। ये माना जा रहा है कि अगर आपके शरीर में अच्छी एंटीबॉडीज़ बन जाए एक दफ़ा इन्फेक्शन से, तो आपको कुछ हद तक वो इम्यूनिटी देंगी,
ये अभी हमें क्लियर नहीं है कि कितनी देर तक वो प्रोटेक्शन होगी। आपको आपकी प्रोटेक्शन जो है कुछ हफ्ते के लिए होगी, कुछ महीने के लिए होगी, या साल या 2 साल भी हो सकती है। तो ये कुछ हद तक तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बन जाएगी अगर आपको एक दफ़ा कोविड-19 हो गया है, जिससे आपको आपका बॉडी जो है वो अगले दफ़ा जब भी एक्सपोज़र होगा उससे लड़ पाएगा। कितनी अच्छी तरह से लड़ पाएगा और कब कितनी देर तक ये क्षमता रहेगी, इसके लिए अभी रिसर्च की ज़रूरत है, अभी इतना क्लियर नहीं है। बिल्कुल, हमें अपने गार्ड्स बिल्कुल लो नहीं करने चाहिए और लगातार सतर्क बने रहना चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो कोरोना के खिलाफ जंग हमारी जारी है, लेकिन आए दिन तरह तरह के सवाल हम सबके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ इस समय इंदौर से डॉक्टर पुष्पेंद्र अवधिया हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। पूछिए डॉक्टर अवधिया अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि अपने पास पीसीआर के लिए काफी मामले पेंडिंग है उनकी रिपोर्ट आने के लिए, तो क्या हम, जैसे हमको पता है कि कोरोना से चेस्ट पे इन्फेक्शन होता है, तो क्या अपन डिजिटल एक्सरे से इसका पता लगा कर तुरंत इलाज शुरू नहीं कर सकते? तो आपकी बात सही है। अगर हमारे पास एक्सरे की क्वालिटी अच्छी हो, और कई लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक लॉगरिथम भी बनाया है सिम्टम और एक्सरे की पिक्चर देख के कि हम उसको यूज कर पाए, लेकिन इसको वैलिडेट करने की जरूरत है कि ये जो बिना पीसीआर के अगर हम क्वेश्चनेयर और एक्सरे के बेसिस पे कोई डायग्नोसिस कर लें, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कितनी है। पर आपकी बात सही है कि कई लोग इसको देख रहे हैं कि स्पेशली जो सीरियस केसेस हैं उसमें एक्सरे पिक्चर को हम देख के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉगरिथम बना के क्या हम डायग्नोसिस बिना पीसीआर के भी कर पाए। जी, हमारे साथ अब नेक्स्ट कॉलर है राजकुमार दिल्ली से। जी राजकुमार, पूछिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं डेंटल लाइन से बिलोंग करता हूँ मैम। हाँ, मैं डेंटल लाइन से बिलोंग करता हूँ सर। तो एक डेंटिस्ट को कितना डेंजर है, इससे खतरा कितना है, और पेशेंट की कंडीशन, बहुत ज्यादा रोते हुए पेशेंटों के फोन आते हैं, सर हमें बहुत ज्यादा दर्द है, कोई डेंटिस्ट नहीं मिल रहा, क्या करें इस कंडीशन में, पेशेंट क्या करे और डॉक्टर कैसे अपने आप को संभाले? तो ये आपका सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस कोविड के ज़माने में हमें नॉन कोविड पेशेंट्स को नहीं भूलना चाहिए और उनकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो दांत की दर्द के पेशेंट हो, चाहे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, या एनीमिया के पेशेंट हो जिनको खून की ज़रूरत है, या कैंसर के पेशेंट हो। आपका जो पेशा है, जो काम है आपका, उसमें आपको पेशेंट के बहुत पास रहना पड़ता है और उनके चेहरे के, गले के अंदर, मुंह के अंदर झांकना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप N95 मास्क और एक शील्ड जो है, जो एक हेलमेट टाइप का शील्ड होता है, वो डाल के ही करें, जिससे आपको एक बैरियर मिल जाएगा और आप पेशेंट के कॉन्टैक्ट में ना आए। पेशेंट की स्क्रीनिंग भी हो कि उनको बुखार नहीं है, कोई गले के सिम्टम नहीं है, जुकाम नज़ला या खांसी नहीं है, तो उसकी स्क्रीनिंग करके और ये प्रिकॉशन रख के आप पेशेंट को देख भी सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो कई महीने या कई साल हमारे साथ रहेगा, तो हमें और पेशेंट्स की भी देखभाल करनी पड़ेगी, लेकिन अपना बचाव भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी और मर्जों का इलाज भी बहुत जरूरी है। गुजरात से हमारे साथ सुखदेव जडेजा भावनगर से मौजूद हैं। जी जडेजा जी, पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल ये था कि अभी हाल के दिनों में अगर हम दुकानें खोल रहे हैं और न जाने अगर न्यूयॉर्क, इटली की जैसी परिस्थिति हुई, तो क्या हमारे पास कोई सेकंड प्लान है अगर केस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो केस बढ़ ही रहे हैं। तो प्लानिंग तो पूरी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर तक, कोविड फैसिलिटी की, कोविड सेंटर्स की, कोविड हेल्थ फैसिलिटी की, कोविड हॉस्पिटल्स की, और आपको पता है कि हर एक क्षेत्र में कोविड अस्पताल अलग बनाए गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं। उस टाइप की प्लानिंग तो पूरी हो रही है, और जहाँ जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं या कंटेनमेंट एरियाज हैं, वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वह अभी भी सख्ती से लगा हुआ है, और सिचुएशन को देखते हुए ही वो खोला जाएगा।
लेकिन कई ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कई ऐसे भी हमारे देश के इलाके हैं जहाँ पे केसेस बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। तो अगर लॉकडाउन उठेगा तो उस एरिया में ना सॉर्ट ऑफ बेट सेफर रहेगा, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। लाइफ भी कुछ हद तक वापस नॉर्मल पे लानी है। जो लोग की डे टू डे लाइफ का सवाल है, अर्निंग का सवाल है, मजदूरों का या औरों का, उसका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोनों चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और यही मंत्र दिया जा रहा है कि जो तमाम एहतियाती कदम हैं उनको बनाए रखें। सरकार तो कर रही है, जो अपनी नीतियां बना रही है, लेकिन हम खुद अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तमाम जवाब हमें यहाँ पे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।